happened, I was telling you the postulates of Planck's quantum theory, na, and then I got disconnected suddenly. Yes or no? Yes, ma'am. Yeah, so I am continuing from the same topic. Planck's quantum theory of radiations. Quickly, I am going to take it. Planck's quantum theory of radiations. बच्चा ये जो प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशंस है ना, ये आपकी ये बात समझ में आनी चाहिए कि बेसिकली हमें ये क्या बता रही है। ये जो आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस का हमें रिप्रेजेंट करती है पार्टिकल लाइक कैरेक्टर, पार्टिकल लाइक कैरेक्टर। तो बेसिकली हमारे पास नेट रिजल्ट ये निकल के आया कि जो आपका इलेक्ट्रॉन है दैट इज ऑल्सो एग्जिबिटिंग द डुअल करेक्टर, उसका भी दो तरह का करेक्टर है, और जो आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस है उसका भी दो तरह का करेक्टर है। इसका मैं फर्स्ट पॉस्टुलेट नहीं लिखूंगी, कल की स्लाइड में आपके पास है फर्स्ट पॉस्टुलेट। तो उसमें मैंने ये बताया था कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है वो जो डिसकंटिन्यूअस एमिशन ऑफ या एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशंस करती है, discontinuous emission or the absorption of radiations. Absorption of radiations. What does it mean? देखो, अगर कोई रेडिएशंस कंटिन्यूसली एनर्जी एमिट कर रही है बेटा, या कंटिन्यूसली एनर्जी एब्सॉर्ब कर रही है, तो इसका ये मतलब हुआ कि वो रेडिएशन वेव है। ठीक है ना, रेडिएशंस तो वेव है ही है, वेव कैरेक्टर के बारे में तो कोई डाउट ही नहीं है। ठीक है ना। अब उनका पार्टिकल कैरेक्टर जो है वो डिसकंटिन्यूअस एमिशन से लगता है। मतलब एक्चुअली में अगर किसी रेडिएशन का, अगर किसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस का वेव लाइक कैरेक्टर है, तो उसे एनर्जी एब्जॉर्ब और एनर्जी एमिट दोनों कंटिन्यूसली करना चाहिए। मतलब कंटिन्यूसली एमिशन ऑफ रेडिएशन होना चाहिए, कंटिन्यूसली एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन होना चाहिए। बताओ तो मुझे, क्या फर्स्ट पोस्टुलेट बता रहा है कि कंटिन्यूस एमिशन? नहीं। फर्स्ट पॉस्टुलेट क्या बता रहा है कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है वो एमिशन और एब्जॉर्प्शन कैसे कर रही है? डिसकंटिन्यूअस एमिशन या एब्जॉर्प्शन कर रही हैं। और मैंने कल एक लाइन भी लिखी थी पॉस्टुलेट में कि इन द फॉर्म ऑफ द फिक्स्ड पैकेट्स ऑफ एनर्जी कॉल्ड क्वांटा। ऐसा तो मतलब नहीं है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कुछ पैकेट फेंक रही हैं। पैकेट यहाँ पे कहने का मतलब है एक फिक्स्ड अमाउंट। जैसे हम पैकेट में कुछ लेते हैं तो उसके ऊपर क्वांटिटी लिखी होती है ना बेटा, यस मैम। है ना। तो इसका ये मीनिंग है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एक फिक्स्ड अमाउंट में एनर्जी एमिट या एब्जॉर्ब करती हैं, और उस फिक्स्ड अमाउंट को हमने क्या बोला? क्वांटा। क्वांटा का मतलब हो गया फिक्स्ड एनर्जी इसमें से एमिट या एब्जॉर्ब हो रही है, पहली बात तो। और अगर हम किसकी बात करें, लाइट की बात करें ना, तो इन द केस ऑफ लाइट जो क्वांटा होता है उसको बोलेंगे हम फोटोन। ये याद रखना। What is a photon? In the case of light, the fixed amount of energy is called as photon. In light, quanta of energy is called as photon. तो ये फर्स्ट पॉस्टुलेट था। मतलब हम ऐसे बोलेंगे कि जो लाइट है एक फोटोन, दो फोटोन, जस्ट लाइक दिस। सेकेंड पॉस्टुलेट इसका ये था कि जो एनर्जी है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी। ये वो पॉस्टुलेट है जो हम बार बार यूज कर रहे थे कल। ठीक है, ये हमने बहुत जगह यूज किया है, बोहर की थ्योरी में भी यूज किया है, और मोर ओवर हमने लास्ट क्लास में जो डी ब्रॉगली का रिलेशनशिप डिराइव किया था उसमें भी यूज किया था। तो प्लैंक ने क्या किया, इस साइनो प्रोपोर्शनलिटी को हटा के कांस्टेंट लगा दिया, और वो उसके नाम के पीछे ही उसने लगा दिया प्लैंक्स कांस्टेंट H, जिसकी वैल्यू आप सभी को पता है 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकंड है बेटा जी। बहुत से बच्चे यहाँ पे पर सेकंड कर देते हैं, दिस इज अ जूल सेकंड, ऑलवेज ऑलवेज रिमेंबर। ठीक है। और थर्ड पॉस्टुलेट इसने ये दिया था, ये तो सबको पता है ना रिलेशनशिप। अब आपको देखो, जब आप टॉपिक पढ़ रहे हो ना तो आपको ये आइडिया हो जाना चाहिए कि हम ये किसके अंडर ले रहे हैं। हम ये ले रहे हैं पार्टिकल लाइक कैरेक्टर ऑफ रेडिएशंस का। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन भी पार्टिकल है, उसकी थियरी है प्लैंक्स क्वांटम थियरी। तो थर्ड उसने बोला था कि होल नंबर मल्टीपल ऑफ क्वांटा जाएगा, n इज इक्वल टू NH न्यू, और n की वैल्यू हमेशा होल नंबर में होगी, 1 2 3 अप टू सो ऑन। n की वैल्यू कभी भी ऐसी नहीं हो सकती समथिंग लाइक फ्रैक्शनल 3.2 1.5 एक्सेट्रा, ऐसा कुछ वैल्यू नहीं होगा। हम इसे जब n की वैल्यू 1 है ना, तो हम इसे बोलेंगे E इज इक्वल टू H न्यू मीन्स 1 फोटोन। ठीक है। अगर n इज इक्वल टू 2 लिखेंगे तो 2 फोटोन, 3 फोटोन, 5 फोटोन, फिर 6, समथिंग लाइक दैट।
तो इज दैट क्लियर? प्लैंक्स थ्योरी ऑफ क्वांटम रेडिएशंस क्या कहती है? उसने बोला कि जो आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस है वो डिसकंटिन्यूअस एमिशन शो करती है, और डिसकंटिन्यूअस एमिशन और फिक्स अमाउंट का एमिशन ये एक वेव की प्रॉपर्टी तो नहीं हो सकती। वेव होती तो वो कंटिन्यूअसली एनर्जी एब्जॉर्ब या एमिट करती, तो ये एक पार्टिकल कैरेक्टरिस्टिक है। एंड सेकेंड इज जो आपकी एनर्जी है वो फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जिससे आपने एनर्जी का रिलेशनशिप बनाया। अब आपको ये कनेक्ट भी आप कर रहे होगे कि लास्ट क्लास में, कल की क्लास में हमने ये रिलेशनशिप क्यों यूज किया था, क्योंकि ये रेडिएशंस के वेव लाइक पार्टिकल लाइक कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करता है। जबकि रेडिएशंस तो हमें वेव लाइक तो हैं वो पता ही है, उसके पार्टिकल कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करता है, तो डुअल कैरेक्टर की बात ये भी करता है, इसलिए हमने बात की थी इसकी डी ब्रॉगली में। और थर्ड, होल नंबर मल्टीपल ऑफ क्वांटा। इज दैट क्लियर? द थ्री ऑफ द पोस्टुलेट्स ऑफ प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। Yes, ma'am. थोड़ा हम स्पीड से लेंगे नेक्स्ट वाला टॉपिक। अब देखो बेटा, अब हमारे पास ये आइडिया हो गया, ये मैं ना यहाँ पे एक आपको समरी या चार्ट छोटा सा दे रही हूँ, ध्यान रखना। जो आपका इलेक्ट्रॉन है ना, उसके दो करेक्टर हैं। कौन से करेक्टर हैं बोलो बच्चों, जल्दी। पार्टिकल और वेव। पार्टिकल और वेव। अब ना मैं तुम्हें कुछ नाम बोलूंगी, तुम मुझे बताना मुझे किस कैटेगरी में रखना है। अगर इलेक्ट्रॉन पार्टिकल है या इलेक्ट्रॉन वेव है तो कौन सा फिनोमिना किस साइड पे जाएगा? जे थॉमसन, जल्दी जल्दी बताओ। इलेक्ट्रॉन Particle. पार्टिकल। सही The है, particle. सही है, सही है। डी ब्रॉगली। वेव। Ma'am, wave. ठीक है। अच्छा, हेजनबर्ग। वेव। Ma'am, wave. ठीक है। बोहर। Ma'am, particle. पार्टिकल। ठीक है। रदरफोर्ड। Ma'am, wave. अरे नहीं, पार्टिकल पार्टिकल। रदरफोर्ड तो बोहर से भी पहले आया था। ठीक है। अच्छा, ये इस कैटेगरी में आ गया। और अगर मैं आपको डेविसन एंड जर्मर नाम दूं तो वो भी वेव कैरेक्टर में आता है। ठीक है। अगर मैं आपको क्लासिकल मैकेनिक्स बोलूं तो वो किस कैटेगरी में आएगी? पार्टिकल। और अगर मैं आपको क्वांटम मैकेनिक्स बोलूं तो वो किस कैटेगरी में आएगी? वेव। Wave. अब यही मैं बात करती हूँ इलेक्ट्रॉन की नहीं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के बारे में बताओ मुझे जरा जल्दी जल्दी से। अगर मैं बात करती हूँ ना बच्चा, आपके रिफ्लेक्शन पढ़ा है कभी फिजिक्स में? यस मैम। Yes, ma'am. फ्रैक्शन, डायाफ्रैक्शन, डायाफ्रैक्शन पैटर्न देखते हो, ये कौन सा करेक्टर है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का? वेव करेक्टर। ये ऑप्टिक्स में पढ़ते हो तो। और अगर मैं बात करूं ना प्लैंक्स थ्योरी, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ये टेबल इंपॉर्टेंट है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ब्लैक बॉडी रेडिएशन, तो ये तीनों के तीनों किसके सपोर्ट में जाते हैं बताओ? सॉरी। पार्टिकल। हाँ बिल्कुल सही, ये जाते हैं पार्टिकल कैरेक्टर ऑफ ईएम रेडिएशन, कैरेक्टर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। इनमें से किसी के बारे में भी कुछ पूछ ले कर लोगे? मेरे ख्याल से इलेक्ट्रॉन वाला तो कर लोगे है ना। डेविसन एंड जर्मर का कुछ मैथमेटिकल नहीं आएगा, डरो मत। तो ये वाला तो हो जाएगा आपका सारा है ना, कुछ भी इसमें से पूछा गया। अब बेटा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में प्लैंक्स थ्योरी मैंने आपको बता दी है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और ब्लैक बॉडी रेडिएशंस की थोड़ी थ्योरी में बता देती हूँ। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे जो न्यूमेरिकल आता है वो सिर्फ इक्वेशन से सॉल्व हो जाता है, उसमें ज्यादा कुछ नहीं करना पड़ता। वैसे आप ये फिजिक्स में भी पढ़ते हो। तो चले यहाँ, ये स्लाइड थोड़ा सा ध्यान से देख लेना। यस मैम। हाँ कुछ पूछना है मानसी? No, ma'am. अब देखो जरा ध्यान से, मैंने यहाँ पे एक वर्ड लिखा है फोटो इलेक्ट्रिक, और ये एक इफेक्ट है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है? द फिनोमिना ऑफ एमिशन या इजेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द। हाँ जी हाँ जी, कुछ फ्रॉम द सरफेस ऑफ मेटल when the light of suitable frequency strikes on it, when the light of suitable frequency strikes on it, strikes on it। अब देखो बेटा इस पे
थोड़ा इस बात को समझो। अगर आपका इलेक्ट्रॉन किसी एटम के बीच में पड़ा है, वैसे इसके लिए बिल्कुल एक सेटअप होता है, जैसे हम डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट में सेटअप होता है। ये कैथोड है, कैथोड के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है और कैथोड को हम किसी मेटल का बना लेते हैं। जैसे एल्कली मेटल होती है ना, सीजियम, सुना हुआ है नाम? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है। सीजियम ना लार्ज साइज की मेटल होती है, एल्कली मेटल, और उसमें आयनाइजेशन एनर्जी बहुत कम लगती है, इसलिए जितने भी फोटो इलेक्ट्रिक सेल्स बनते हैं ना, उसमें सीजियम का यूज होता है। ठीक है, मेटल को इलेक्ट्रोड बनाने के लिए। तो ये आपके पास कैथोड है, हमने मेटल का ले लिया। अब कैथोड जो मेटल का बना हुआ है, उसमें इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस में कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। तो हम क्या करेंगे, हम इस पे कुछ लाइट डालते हैं। तो जब वो आपकी लाइट है, उसकी फ्रीक्वेंसी एक मिनिमम अमाउंट ऑफ फ्रीक्वेंसी से ज्यादा हो जाती है, और वो मिनिमम अमाउंट ऑफ फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड होती है। उसके बाद आपके इलेक्ट्रॉन्स इसमें से एमिट हो जाते हैं, जो किसकी तरफ जाने लग जाते हैं, एनोड की तरफ, जो पॉजिटिवली चार्ज होता है। ठीक है, तो इस तरह से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है। अब अगर हमें किसी भी इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करने के लिए मेटल से उस पर रेडिएशन डालनी पड़े, तो वो रेडिएशन उसको बाहर इलेक्ट्रॉन प्लक आउट करके निकाल दे, तो वो रेडिएशन का वेव लाइक कैरेक्टर तो नहीं हो सकता, है ना। कैसे हम ऐसा कैसे सपोज कर सकते हैं कि कोई वेव किसी जगह पे लगे और उसमें से कुछ पार्टिकल निकाल रहा है? नो। तो इसका मतलब है कि जब ये क्वांटाइजेशन का कंसेप्ट यहाँ पे अप्लाई किया गया कि कुछ रेडिएशंस मेटल की सरफेस पे जाके उसमें से इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल देती हैं, तो इसका मतलब है वो जो रेडिएशंस हैं, उसके जो फोटोन है, जो मैंने अभी पीछे बात की ना फोटोन की, E इज इक्वल टू NH न्यू की, उसका जो फोटोन है वो मेटल के इलेक्ट्रॉन के साथ कुछ इंट्रैक्शन देता है, उनके साथ उनके बीच में कोलिजन होता है, और उसके बाद आपका इलेक्ट्रॉन जो है, मतलब दिस इज अ एक्चुअली इंट्रैक्शन बिटवीन द फोटोन ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस एंड द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द मेटल। अब जब मैं फोटोन की बात कर रही हूँ, तो मैं इसके कौन से कैरेक्टर की बात कर रही हूँ? पार्टिकल लाइक कैरेक्टर की, क्योंकि वेव लाइक कैरेक्टर में तो कोई फिक्स एनर्जी की बात ही नहीं है। तो इसका मतलब है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वाज अ बिग फेलियर ऑफ द radiation like or the wave like character of the electromagnetic radiation। इसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का वेव लाइक कैरेक्टर नहीं एक्सप्लेन कर पाया था, क्योंकि यहाँ पे किसकी बात हो रही है, क्वांटाइजेशन की बात हो रही है। और क्वांटाइजेशन की बात हमने कब की है बच्चों? जब हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का कौन सा कैरेक्टर पढ़ा है? पार्टिकल लाइक। Particle. हाँ जी बिल्कुल। तो इसका मतलब है कि जो फ्रीक्वेंसी हम इस पे लगा रहे हैं, ये है अप्लाइड फ्रीक्वेंसी। क्या बोलेंगे इसको? अप्लाइड फ्रीक्वेंसी। जो हम इस पे लाइट डाल रहे हैं ना, वो अप्लाइड फ्रीक्वेंसी, ये ग्रेटर देन होनी चाहिए किसी मिनिमम अमाउंट ऑफ फ्रीक्वेंसी से। ये जो मिनिमम अमाउंट ऑफ फ्रीक्वेंसी है ना बच्चों, मिनिमम अमाउंट ऑफ फ्रीक्वेंसी, इसको बोलते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। अब वो आपसे पूछ सकता है कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन क्या है, तो मैं बोल देती हूँ, लिखने के लिए हमारे पास सो मच टाइम, वी आर नॉट हैविंग दिस मच। तो इट इज अ मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द सरफेस ऑफ अ मेटल। जितनी ये बाइंडिंग एनर्जी हो गई ना, बाइंडिंग एनर्जी के कॉरेस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी हो गई। आप ये समझो, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के साथ जितनी फोर्स के साथ अटैच है, उसको फ्री करने के लिए जितनी एनर्जी हमें मिनिमम डालनी पड़ी, वो है थ्रेशोल्ड। अब इससे ज्यादा डालनी पड़ेगी, क्योंकि पहले तो इलेक्ट्रॉन फ्री होगा, उसके बाद उसे चल के भी तो आना ना, उसे काइनेटिक एनर्जी भी चाहिए। ठीक है, तो जितनी एनर्जी आप डालोगे, तो वो एनर्जी एक मिनिमम वैल्यू को एक्सीड करनी चाहिए, जिसे बोलते हैं हम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। इज दैट क्लियर? यहाँ से ये क्लियर हो रहा है कि ये कौन सा कैरेक्टर है, किसका फेलियर है? बार बार मैं रिपीट कर रही हूँ, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज अ फेलियर ऑफ द वेव कैरेक्टर ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। दिस इज अ लिमिटेशन ऑफ दैट। इट इज सपोर्टेड बाय द पार्टिकल कैरेक्टर ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। इज दैट क्लियर? Yes, ma'am. अच्छा, अब देखो जरा, अब हमारे पास क्या है, हम इस इक्वेशन को दोनों साइड मल्टीप्लाई कर सकते हैं H से। तो हमारे पास आ जाएगा H न्यू इज ग्रेटर देन H न्यू नॉट। तो ये हो जाएगी एनर्जी अप्लाइड, और ये जो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी है, क्योंकि पहले थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी मिनिमम थी, ये हो जाएगी थ्रेशोल्ड एनर्जी। थ्रेशोल्ड एनर्जी। तो इसकी कहानी कुछ ऐसे बनी, इतनी एनर्जी हमने अप्लाई की, सप्लाई बोल दो, अप्लाई कर दो, अप्लाइड ही बोलेंगे वैसे, ज्यादा अप्रोप्रिएट वर्ड है। ठीक है, दिस मच अमाउंट ऑफ एनर्जी इज अप्लाइड, दिस इज अप्लाइड एनर्जी। वो आपको न्यूमेरिकल की लैंग्वेज पढ़ के समझ में आ जाएगा कि इतनी एनर्जी उस पर इम्पोज करी, और इतनी एनर्जी से आपका इलेक्ट्रॉन फ्री हुआ। बाकी एनर्जी बच्चों किस एनर्जी में कन्वर्ट हो गई, बताओ जल्दी जल्दी। Kinetic energy. बिल्कुल सही। रेस्ट ऑफ द एनर्जी इज कॉल्ड एज अ काइनेटिक एनर्जी, हाफ mv स्क्वायर। तो इसको काफी नाम दिए गए हैं। इसको एक तो आप बोलते हो थ्रेशोल्ड एनर्जी,
कोई और इसका कोई और नाम बता सकता है? या इसको आप लिख सकते हो बाइंडिंग एनर्जी। कई बार एग्जामिनर इसे वर्क फंक्शन भी कह के बुलाते हैं। तो ये सभी इसके नाम है। ये वो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी है जिससे हमारा इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के साथ बाइंड है। अब इस इक्वेशन से आपको आता है न्यूमेरिकल। ठीक है, ये है फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। या फिजिक्स में भी पढ़ोगे, केमिस्ट्री में तो आया ही आया। फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, कई बार वो आपको बोलेगा, आप एच की वैल्यू आप जानते हो, ठीक है ना। अब इसमें ये भी पता है आपको कि एच इंटू न्यू माइनस न्यू बार इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर हो गया। तो हम काइनेटिक एनर्जी हमेशा पॉजिटिव होगी, तो इसका मतलब है न्यू हमेशा ग्रेटर देन होना चाहिए न्यू नॉट से। कैसे भी लगा लो, मैथमेटिक्स चलेगा। ठीक है, तो कई बार वो आपसे काइनेटिक एनर्जी निकलवाता है, ये एनर्जी दे देता है, कई बार सिर्फ फ्रीक्वेंसी देता है। फ्रीक्वेंसी भी दे दे तो क्या प्रॉब्लम है, आपको एच की वैल्यू तो आती है, आप मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल सकते हो, इजंट इट? Yes, ma'am. Yes, ma'am. टाइम ना इस क्वेश्चन में एनर्जी का यूनिट इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया हो तो कोई दिक्कत तो नहीं है ना, कर लोगे ना कन्वर्ट। Yes, ma'am. Yes, ma'am. वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻⁻19 जूल होता है। ये कन्वर्जन फैक्टर लगा के आप जूल में आंसर निकाल सकते हो। हाँ, अगर सारा ही क्वेश्चन का न्यूमेरिकल का आंसर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है, फिर कन्वर्जन करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। अच्छा, इसके कुछ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होते हैं। लॉ ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक एमिशन है, लॉ में कुछ खास बातें नहीं है, मैं आपको ग्राफ से ही समझा देती हूँ। पहला तो ये था कि एक मिनिमम अमाउंट ऑफ फ्रीक्वेंसी चाहिए इलेक्ट्रॉन को फ्री करने के लिए, उससे के अलावा इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा, ये क्वांटाइजेशन का कॉन्सेप्ट आ गया। सेकंड ये था कि काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फ्रीक्वेंसी। देखो ये बात, आप मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हो, आपको जल्दी समझ जानी चाहिए। क्यों? अब ये देखो ना कि ये फैक्टर तो कांस्टेंट है ना, ये फैक्टर तो कांस्टेंट है। जितनी एनर्जी से आपका न्यूक्लियस के साथ इलेक्ट्रॉन बाउंड है, वो चीज तो कांस्टेंट है। तो जितनी जितनी आप अप्लाइड एनर्जी बढ़ाओगे, वो बाकी सारी किस में कन्वर्ट होगी? हाफ एम वी स्क्वायर में, काइनेटिक एनर्जी में। अब इसमें से भी एच कांस्टेंट है, तो दैट मींस काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी। ये सेकंड लॉ है फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन का। फर्स्ट वाला मैंने डिक्टेट कर दिया, जो डेफिनेशन ही थी। ठीक है, अब इसका ग्राफ कुछ ऐसे आता है, किसी भी साइड कुछ भी दे सकते हो। मान लो मैंने फ्रीक्वेंसी इस साइड दे दिया, अगर दूसरी साइड भी आ गया तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि कैसे ग्राफ बनेगा। मान लो मैंने फ्रीक्वेंसी इस साइड दे दिया और काइनेटिक एनर्जी इस साइड दे दिया, तो आपका ग्राफ ऐसे होगा। अब ये स्ट्रेट लाइन है मैडम, हमें ये तो समझ आता है, पर स्ट्रेट लाइन ओरिजिन से स्टार्ट नहीं होती। कैन एनीवन एक्सप्लेन व्हाई आई हैव नॉट स्टार्टेड द लाइन फ्रॉम द ओरिजिन क्विकली? मैम शुरू में नहीं ना होगा वो, हाँ, वो क्यों नहीं होता बच्चा? क्योंकि पहले तो जो एनर्जी सप्लाई करेंगे वो तो थ्रेशोल्ड देगा ना। थ्रेशोल्ड में हो जाएगा। हाँ बिल्कुल, इतनी तो थ्रेशोल्ड है, इतनी तो यूज अप हो जाएगी इलेक्ट्रॉन को फ्री करवाने में, और बाकी उसके बाद डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ये दूसरा पॉस्टुलेट है इसका, पहला डेफिनेशन वाला कर लेना। थर्ड पॉस्टुलेट है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इजेक्टेड, नंबर यार ऑफ फिर ना फिर मारा का स्क्रीनशॉट और मुंह नहीं है पक्का है तू भाग रहा है डिलीट का अपने फोन में मार रहा बेटे दिस इज please maintain the decorum of the class. You people are staying at home, this is good, but you have to maintain the discipline. Take it just like your offline class. If you are keeping yourself unmute and saying like this ना, वो तो फिर बाकी जो पढ़ने आए हैं बच्चे उनको भी डिस्टर्बेंस होता है। ठीक है, तो आई एम रिपीटिंग इट फ्रॉम द फर्स्ट क्लास, ऑलवेज बी ऑन म्यूट। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड क्या होगा बेटा? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी, इज डिपेंडिंग अपॉन द इंटेंसिटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पे बच्चे गड़बड़ करते हैं। डिपेंडिंग ऑन द इंटेंसिटी क्या मतलब हुआ बच्चा इसका? इसका ये मतलब हुआ कि मान लो आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा चाहिए, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा डालने का ये मतलब नहीं है कि आप फ्रीक्वेंसी बढ़ा दो। आप ये देखो ना, फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से क्या बढ़ रहा है? फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है। अब मुझे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा चाहिए, तो जितनी फ्रीक्वेंसी से आप इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हो उसकी ही इंटेंसिटी बढ़ा दो, मतलब उसकी नंबर ऑफ रेज ज्यादा डाल दो। ठीक है, जैसे रुको, जैसे मैंने ये लिखी थी इक्वेशन है, मैंने 3 लाइंस लगाई है ना, ऐसे कर दो, ज्यादा लाइंस लगाओ। ये मैंने क्या कर दिया, उसको मैंने इंटेंस कर दिया है ना, उसकी इंटेंसिटी बढ़ा दी। मीन बाय सेइंग कि आपके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का फ्रीक्वेंसी से कोई लेना देना नहीं है। अगर पेपर में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और फ्रीक्वेंसी का ग्राफ आता है तो आप ऐसे बनाओगे। ठीक है, अगर आपका पेपर में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और इंटेंसिटी आता है तो आपका ग्राफ होगा स्ट्रेट लाइन। समझ आ रही है मेरी बात? और ये वाला ग्राफ बहुत ध्यान से पढ़ना है। फ्रीक्वेंसी के बढ़ाने से काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, उसका कोई लेना देना नहीं है किससे? इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड इंटेंसिटी, ये आपस में कनेक्टेड है, फ्रीक्वेंसी का कोई इसमें रूल नहीं है।
ठीक है। बाकी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कितनी आएगी आपकी, वो स्टॉपिंग पोटेंशियल के कॉरेस्पॉन्डिंग आएगी। अब आप देखो ना, बहुत ज्यादा आपने अप्लाई कर दी फ्रीक्वेंसी, यहाँ पे बहुत ज्यादा अप्लाइड एनर्जी होगी, तो ये तो फिक्स फैक्टर है, तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग पे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हो जाएगी। तो इज दैट क्लियर द ग्राफ एंड इक्वेशन? बाकी ले दे के आपको एक तो आज तक जो क्वेश्चन आ चुका है जेई में, इस इक्वेशन से आता है या ग्राफ से आता है? यस मैम। Yes, ma'am. Yes, दिस इज ma'am. ऑल अबाउट आवर फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। एक बार छोटा सा मैं आपको ब्लैक बॉडी रेडिएशन भी बता देती हूँ, ताकि आपको पेपर में कभी आए तो प्रॉब्लम ना हो। ब्लैक बॉडी रेडिएशन का कोई एक्सप्रेशन हमारे सिलेबस में नहीं है, इसका एक्सप्रेशन है, डेरिवेशन है, पर आपको कुछ नहीं है इसका सिलेबस में। ब्लैक बॉडी किसको बोलते हैं? एक ऐसी बॉडी जो परफेक्ट एब्जॉर्बर एंड द परफेक्ट एमिटर ऑफ रेडिएशन होती है। पहले तो ये याद रखो, ये है परफेक्ट एब्जॉर्बर, हाँ या ना? Yes, ma'am. परफेक्ट एमिटर ऑफ रेडिएशन। अब इसका क्या मतलब हुआ? देखो, ब्लैक के ऊपर जितनी भी आप लाइट डालते हो ना, अब देखो डिफरेंट वेवलेंथ का मतलब डिफरेंट कलर होता है, ठीक है। जितनी आप इस पे लाइट डालते हो, ये सारी की सारी लाइट क्या करती है? एब्जॉर्ब कर लेती है। फिर ऐसी बॉडी को जब हीट करते हो ना, वो सारी की सारी रेडिएशंस एमिट भी कर देती है। तो ये परफेक्ट एब्जॉर्बर और परफेक्ट एमिटर है। अब इसका क्या लेना देना है पार्टिकल करेक्टर या वेव करेक्टर से? इसका लेना देना ये है कि जब ब्लैक बॉडी को हीट किया गया ना, और उसमें से रेडिएशंस बाहर निकाली गई, तो इन द केस ऑफ व्हेन द ब्लैक बॉडी इज हीटेड, इसको बी भी लिख देते हैं, व्हेन द ब्लैक बॉडी, यहाँ भी लिख देते हैं ताकि याद रहे, व्हेन द ब्लैक बॉडी इज हीटेड, तब उसमें क्या होता है? इट चेंजेस द कलर। अब इसके कलर चेंज हो रहे थे, कभी ये रेड हो रही थी, कभी येलो हो रही थी, फाइनली जलने के ग्रे हो रही थी, फाइनली जब ब्राउन हो रही थी, लास्ट में व्हाइटिश बन गई, जैसे ऐश का कलर होता है। तो डिफरेंट डिफरेंट कलर क्या शो करते हैं? इट चेंजेस कलर। डिफरेंट डिफरेंट कलर, वेवलेंथ। हाँ जी बिल्कुल, डिफरेंट कलर का मतलब हो गया बच्चों डिफरेंट वेवलेंथ, और डिफरेंट वेवलेंथ का मतलब हो गया डिफरेंट एनर्जी। तो डिफरेंट एनर्जी का मतलब हो गया डिसकंटिन्यूअस एमिशन ऑफ एनर्जी, यस मैम। है ना? Yes. अब मुझे तुम बता दो, तुम लोगों ने ये कहानी मेरे साथ सीखी है, डिसकंटिन्यूअस एमिशन ऑफ रेडिएशन किसका करेक्टर है? वेव लाइक या पार्टिकल लाइक? पार्टिकल। Particle. बिल्कुल बिल्कुल। डिसकंटिन्यूअस एमिशन ऑफ रेडिएशन किसको रिप्रेजेंट करता है? पार्टिकल लाइक कैरेक्टर को बच्चों। दिस इज कॉरेस्पॉन्डिंग टू द पार्टिकल लाइक कैरेक्टर ऑफ रेडिएशंस, लाइक कैरेक्टर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक radiations. So this is corresponding to the particle-like character of the electromagnetic radiation. So this is a failure of the wave theory of light. इससे हमने particle और wave दोनों के dual character पढ़ लिए हैं. Now I am going to give you the next topic, which is our quantum numbers. थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे इसको। क्वांटम नंबर में पहला आता है स्मॉल एन। स्मॉल एन को कौन सा बोलते हो आप? प्रिंसिपल। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर आपको बताता है मेन शेल, ठीक है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर वो आपको बताता है मेन शेल इन विच द इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट, इन विच द इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट, जिसमें आपका इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा। और एन, अब इसको देखो कैसे भी लिख सकते हो, अगर ये मेन शेल बताएगा तो ये इसकी वैल्यू दे रहा है ना, n is equal to 1, n is equal to 2, n is equal to 3, n is equal to 4। तो इन द अनदर वर्ड ये भी तो बोल सकते हो कि ये इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियस से डिस्टेंस बताता है। तो ऊपर वाली डेफिनेशन भी सही है कि मेन शेल इन विच द इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट, और यू कैन ऑल्सो से दैट कि इट गिव्स द एवरेज डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द न्यूक्लियस। ये भी वर्डिंग सही है, एवरेज डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द न्यूक्लियस। अब इन द अनदर वर्ड अगर आप इसको ऐसे लिखना चाहते हो कि रेडियस ऑफ एन एटम, वो भी सही है। तो ऑल द डेफिनेशंस आर करेक्ट, रेडियस ऑफ एन एटम, तो ये भी सही है। बाकी एन की वैल्यू 1 2 3 4 ऐसे हो सकती है, बाकी मुझे बताने की जरूरत नहीं है। आई टोल्ड यू इन द बोहर्स मॉडल दैट ई एन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू -1 by n²। ये मैं पढ़ा चुकी हूँ ना आपको, एनर्जी वाला फॉर्मूला। Yes, ma'am. As the n increases, energy increases। तो इसका मतलब है इसकी अगर क्या क्या इंफॉर्मेशन कन्वे होती है, पहला तो हो गया डिस्टेंस,
डिस्टेंस लिख लो, शेल लिख लो, आप यू कैन से रेडियस लिख लो, और दूसरा हो गया एनर्जी। ठीक है, एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन एन एटम। ठीक है, ये एन पे डिपेंड करती है। ये बिल्कुल गलत है, ये बहुत स्टूडेंट्स ने इसको एज्यूम किया है। एन पे और एल दोनों पे डिपेंड करती है। आगे जाके मैं सेकंड क्वांटम नंबर भी पढ़ाऊंगी। प्लीज अगर इस रिकॉर्डिंग को सुनो तो ध्यान से ये बात सुनना। एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन एन एटम डिपेंड्स अपॉन द टू क्वांटम नंबर्स, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एज वेल एज द एजीमुथल क्वांटम नंबर, और वट एवर यू आर कॉलिंग इट एज एंगुलर क्वांटम नंबर। सिर्फ एन पे डिपेंड नहीं करती। मैं फर्स्ट क्वांटम नंबर पढ़ा रही हूँ तो इसलिए मैंने लिख दिया एन पे डिपेंड करती है, बट एक्चुअली में वो ऑप्शन सही है जिसमें ये लिखा हो एन और एल दोनों पे डिपेंड करती है, वो मैं नेक्स्ट में बताऊंगी आपको। तो ये क्लियर है फर्स्ट से क्या इंफॉर्मेशन मिलती है। चलें आगे। Yes, Yes, ma'am. ma'am. की कोई कैलकुलेशन नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो सेकेंड वन क्वांटम नंबर को बोलते हैं एंगुलर क्वांटम नंबर। एंगुलर क्वांटम नंबर, या इसका क्या नाम होता है बेटा, या इसका नाम होता है एजीमुथल क्वांटम नंबर, या इसका क्या नाम होता है एंगुलर क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, और यू कैन कॉल इट एज अ सब्सिडियरी क्वांटम नंबर। और इसका सिंबल है एल, यू मे कॉल इट एज एल। और एल जो होता है ना, देखो एल की वैल्यू होती है n-1 से लेके 0 तक। अब जो बोलते हैं ना एल इज इक्वल टू n-1, उसमें बहुत गलत हो जाता है। एल की वैल्यू n-1 से लेके 0 तक होती है, और नंबर ऑफ एल कितने हैं वो इक्वल होता है n के। ये कहानी क्या है ये अभी आपको समझ आएगी। तो पहले तो ये याद रख लो कि एंगुलर मोमेंटम हमें बताता है सब शेल्स इन द गिवन शेल। अगर पिछले ने बताया कौन सा हाउस है तो इसने बताया उस हाउस में कितने रूम है। ठीक है, तो सब शेल्स इन द गिवन शेल, शेल के अंदर कितनी सब शेल है देखो जरा। अगर n इज इक्वल टू 1, उसको क्या नाम देते हो, के शेल देते हो कि नहीं देते हो। Yes, ma'am. Yes, ma'am. एल आ गया 1-1, 1-1 तो 0 ही होता है, तो इसको 0 तक नहीं लेके जाना है। तो एल इज इक्वल टू 0। यहाँ पे मैं एक और बॉक्स बना देती हूँ। अगर एल की वैल्यू 0 है तो लेट अस सपोज कि एल इज इक्वल टू 0, तो आप उस सब शेल का नाम रखोगे एस। ऐसे टेबल नहीं बनेगा, इसको आप ऐसे लिख लो। एल अगर 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, ठीक है, और इसके साथ एल लिख देते हैं, और यहाँ पे क्या लिख देंगे, सब शेल। तो सब शेल है ये SPDFNG। स्मॉल में लिखना है, कैपिटल लिखोगे तो वो स्पेक्ट्रोस्कोपिक सिंबल्स है, उसका कुछ और मीनिंग है, गलत हो जाएगा क्वेश्चन। अगर कहीं पे सिलेबस में भी लिखा हुआ है ना कैपिटल S, कैपिटल D, कैपिटल F, तो वो एब्सोल्युटली रॉन्ग वे है। केमिस्ट्री में हमेशा स्मॉल आता है, पी ब्लॉक को हमेशा ऐसे लिखा जाता है। ये जो लिखते हैं वो गलत है, थोड़ा ध्यान देना है अपनी केमिस्ट्री पे भी कि कैसे हम लिख रहे हैं उसको। ठीक है बच्चा। Yes, Yes, ma'am. एन की वैल्यू 1 थी ना, और एल 0 था। एल 0 क्या है, एल 0 एस नहीं होता देखो, तो इस सबशेल का नाम है 1s। तो यानी कि जो हाउस नंबर 1 था ना उसमें रूम भी कितना है 1। तो इसलिए मैंने लिखा था कि नंबर ऑफ एल, नंबर ऑफ एल का मतलब है नंबर ऑफ सबशेल किसी शेल में कितनी होंगी जितना एन का नंबर होगा। मतलब अगर हाउस नंबर 1 होगा तो उसमें एक ही सबशेल होगी। अब इस फॉर्मूले का मीनिंग समझ में आया। नंबर ऑफ सबशेल्स इन द गिवन शेल दैट इज इक्वल टू द वैल्यू ऑफ एन ओनली। अब जैसे आप n इज इक्वल टू 2 करोगे तो कौन सी शेल आ जाएगी बच्चों, ma'am. P. नहीं, k के बाद l आएगी ना। तो आपका ये कैपिटल L है, ये शेल का नाम है ना, ये सब शेल नहीं है। और L की वैल्यू कितनी आएगी, n-1 करना है हमें, और 0 तक इस आंसर को लेके जाना है। तो 2-1 1 आ गया, और 0, तो इसके दो कॉम्बिनेशन आप बना सकते हो, S. n2l0, और दूसरा कॉम्बिनेशन आप बना सकते हो n2l1। n2l0 से आप लिखोगे 2s, n2l1 से आप लिखोगे 2p। PP. नंबर ऑफ सबशेल्स इन द सेकंड शेल कितना हो गया 2। इसको आप ऐसे याद रखो, हाउस नंबर 2 में 2 कमरे हैं, हाउस नंबर 3 में 3 रूम्स हैं, हाउस नंबर 4 में 4 है। तो अगर आप ऐसे ऐसे आगे करते चले जाओगे तो मुझे बहुत इलेबोरेट नहीं करना पड़ेगा, शायद आप समझ जाओगे। n3 है तो क्या होगा बताओ, 3s 3p 3d। n4 है तो क्या होगा, 4s 4p 4d। 4S. ठीक है, n इज इक्वल टू 5 है तो क्या होगा, 5s 5 P. 5 T. 5 S. 5G.
इसका ना मैं आपको एक क्वेश्चन बोलती हूँ जो प्रीवियस ईयर हो चुका है, क्वेश्चन आ चुका है। उसने पूछा था विच शेल इज फर्स्ट टू हैव अ G सबशेल। Fifth. यस, इसका करेक्ट आंसर था 5। विच शेल इज फर्स्ट टू हैव अ F सबशेल। 4. जल्दी 4 जल्दी ना, जल्दी आगे भी बढ़ना है। विच शेल इज फर्स्ट टू हैव अ P सबशेल। मैम 2 2. ठीक है ना, अब ये आपको समझ में आ गया, ज्ञान हो गया कि कैसे लिखना है। और हाउ मेनी शेल्स आर इन गिवन, हाउ मेनी सबशेल्स आर इन गिवन शेल। 4 5 नो नो नो, मेरा क्वेश्चन ही समझे। नंबर ऑफ सबशेल्स इन द गिवन शेल इज इक्वल टू n। दिस इज अ फॉर्मूला। जितना शेल का नंबर होगा उसमें उतनी ही सबशेल होंगी। इसको ऐसे समझ लो ना, जो हाउस नंबर है उसमें उतने रूम है। हाउस नंबर क्या है n, रूम कितने हैं सबशेल्स l। डन। Yes, ma'am. यस मैम पहली इंफॉर्मेशन तो इसने कन्वे की क्या, सबशेल्स इन द गिवन सेल। सेकंड इंफॉर्मेशन है, ये पहली इन्फो है, ये इन्फो 1 है। ठीक है, सेकंड इन्फो क्या है, सेकंड इन्फो है एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम का एक फार्मूला मैंने तुम्हें बोहर मॉडल में करवाया था बेटा। सेकंड फार्मूला ये Ma'am, है previous एंगुलर slide मोमेंटम। करें 2 मिनट. Previous slide. लास्ट स्लाइड करूं? Yes, ma'am. Done, ma'am. ओके, इन्फो में सेकंड इंफॉर्मेशन है, क्वांटम नंबर वही है। एंगुलर मोमेंटम ऑफ द सबशेल इज L इंटू L+1 रूट में, और बाहर है h/2 पाई। अब देखो, मान लो तुम्हें पेपर में क्वेश्चन आ गया कि 1s है, 2s है, 3s है, 4s है, इनमें से कोई भी आ गया, मैंने तो 4 लिख दिए, वो तो कोई एक लिखेगा। उसके लिए एंगुलर मोमेंटम लिखो। अब देखो, एंगुलर मोमेंटम तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पे डिपेंड ही नहीं कर रहा, वो किस पे डिपेंड कर रहा है, एजीमुथल या एंगुलर क्वांटम नंबर पे। तो कोई भी एस हो, उसके आगे कुछ भी लिखा हो, हमने उससे कोई मतलब नहीं है। इसका मतलब है उसके लिए स्मॉल एल की वैल्यू कितनी है, 0। 0. तो स्मॉल एल 0 है तो कैपिटल एल भी क्या हो गया, 0। यानी कि किसी भी तरह का तुम्हें पेपर में एस आ जाए, तुम्हें कंफ्यूज नहीं होना है। तुम्हें आंसर क्या है, 0 लिखना है। मैडम आपने तो बोहर के मॉडल में कुछ और पढ़ाया था। हाँ जी, मैंने कुछ और पढ़ाया था। मैंने बोहर के मॉडल में लिखा था L इज इक्वल टू NH बाय क्या, 2 पाई। यही लिखाया था ना बोहर के मॉडल में। तो अगर आपके पेपर में जो आंसर है वो ऐसे आ रहा है h/2 पाई, या 2h/2 पाई, या 3h/2 पाई, तो आपको समझ में आ जाएगा देख के वो किस हिसाब से क्वेश्चन पूछ रहा है। अगर आपको वो सबशेल के हिसाब से क्वेश्चन पूछ रहा है PDF कुछ लिख के, तो आपको ये फॉर्मूला अप्लाई करना है। ये आप ऑप्शन से चेक कर लोगे कि कौन सा फॉर्मूला वो अप्लाई करने में बोल रहा है। ठीक है, अब इसका तो प्रीवियस ईयर आ भी चुका है। जैसे मान लो मेरे पास 2p है, या 3p है, या 4p है, ये 5p है, ये सबशेल्स हैं। अब सबशेल्स सभी में L कितना है, 1. 1। 1 L कितना आ जाएगा, 1 इंटू 1 प्लस 1 2। h/pi. हाँ, तो यानी कि नहीं, h/पाई तो नहीं आया ना, √2 आ गया। ये 1 1 प्लस 1 2 √2 h/2 पाई। तो वैसे तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, नहीं तो h/√2 पाई कर सकते हो, पर देख लेना अगर ऑप्शन में नहीं कटिंग की तो आप पहचान जाना इसको। बाकी डी ले लो कुछ भी, 3D ले लो, 3D ले लो, 4D ले लो। दिस इज अ 3D, दिस इज अ 4D, दिस इज अ 5D। इन सभी D में L कितना है बेटा, 2। कैपिटल L कितना आ जाएगा, 2 + 1 3, 2 × 3। ठीक है, और h/2 पाई, तो आंसर कितना लिखोगे, तो √6 h/2 पाई। तो ये 2 इंफॉर्मेशन मिलती है हमें सेकंड क्वांटम नंबर से। पहली इंफॉर्मेशन क्या मिलती है, सबशेल्स इन द गिवन सेल। दूसरी इंफॉर्मेशन मिलती है हमें एंगुलर मोमेंटम। हाँ, मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, अगर वो एनर्जी के बारे में बात करेगा तो शेल और सबशेल दोनों पे डिपेंड करती है, मतलब N और L दोनों पे। अब देखो 3s 3p 3d की एनर्जी का आपको पता है डिफरेंट ऑर्डर होता है, 3 4 की एनर्जी का डिफरेंट ऑर्डर होता है। तो 3 से 4 गए तो शेल चेंज है, तो एनर्जी चेंज है। SPDF गए तो सबशेल चेंज है, उसमें एनर्जी चेंज है। चले आगे, यस मैम चलो नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट क्वांटम नंबर है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। बेटा जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है इसका सिंबल पहले तो m होता है, और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हमें देता है नंबर ऑफ द ऑर्बिटल्स। यहां से हमारे पास एक नया कॉन्सेप्ट आएगा, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन द गिवन सबशेल। ठीक है,
किसी भी सबशेल्स में कितने ऑर्बिटल्स प्रेजेंट है, दैट इज कॉल्ड एज अ मैग्नेटिक क्वांटम नंबर से रिप्रेजेंट होंगे, या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन मतलब आपके इलेक्ट्रॉन कैसे ओरिएंट होके बैठा है मैग्नेटिक फील्ड जब उस पर अप्लाई होता है, ओरिएंटेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स इन द मैग्नेटिक फील्ड। इसकी वैल्यू m होगी और m होता है माइनस ऑफ l, 0 और l। यहां से एक नया फार्मूला बनाएंगे, नंबर ऑफ सबशेल्स वाला हमने कर लिया था, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन द गिवन सबशेल, एक सबशेल में कितने ऑर्बिटल्स होंगे, ये फॉर्मूले सीधे से ही क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। l इधर से हो गया, एक 0 एक्स्ट्रा हो गया, तो कितना आंसर आ गया 2l + 1। तो 2l + 1 ऑर्बिटल्स हैं गिवन सबशेल में। एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बच्चों? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द गिवन सबशेल अगर वो पूछता है तो सबसे पहले तो आपको ये याद रखना है कि एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसे भी सोच रहे हो आप, इतना टाइम नहीं लगाना। तो अगर एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और इतने टोटल ऑर्बिटल हैं तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 4l + 2। तो ये 2 फॉर्मूले आ गए और मैं बहुत सारे पेपर्स देख चुकी हूँ, प्रैक्टिस पेपर डाल चुकी हूँ जिसमें हमने फॉर्मूले भी पूछे हैं डायरेक्टली। तो अगर अब इन चीजों को देखते चलो, अगर सबशेल मतलब l की बात कर रहा है, उसमें ऑर्बिटल पूछ रहा है तो 2l + 1 l की फॉर्म में आंसर आएगा। अगर आपके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पूछ रहा है सबशेल में तो 4l + 1 आएगा। ठीक है, इज दैट क्लियर? यस मैम। चलो, अगर हमारे पास l = 0 है, l = 0 किसकी बात कर रहा है? 1s ले लो, मैम 2s S ले लो, कोई भी, यानी कि s सबशेल की बात कर। तो s सबशेल को जब मैग्नेटिक फील्ड लगाएंगे तो +0 -0 और 0 से कोई फर्क नहीं पड़ता, वो 0 ही आएगा। यानी कि s सबशेल का एक ही ऑर्बिटल होगा। पहले ने शेल में सबशेल बता दी, इसने सबशेल में अंदर ऑर्बिटल या बॉक्स कितने हैं कैसे बता दिए। तो ये s सबशेल है, s में एक ही बॉक्स होता है। ठीक है, s स्फेरिकली सिमेट्रिकल होता है। उसके बाद l अगर 1 है तो m की वैल्यू कितनी होगी? 2 -1 0 एंड +1, यहाँ पे रख ले, देख लो 2 × 1 + 1 3 हो गया। तो यानी कि जो आपका p सबशेल है, p सबशेल में क्या होगा? p सबशेल के केस में 3 बॉक्सेस होंगे। तो ये आ गया आपका 2p या 3p, एनी ऑफ द p, मैं np लिख देती हूँ, कोई भी p हो सकता है। तो यहाँ पे देखो, हाँ एक बात और बता दूं, इसमें से +1 और -1 ये वैल्यू px और py की हो सकती है। इनके नाम क्या है? px, py और pz इनके नाम है। इनकी शेप है डम्बेल, ठीक है, डम्बल जैसी। और इसमें से कोई वैल्यू फिक्स नहीं है, बट इतना याद रखना है कि जो pz है ना, उसमें m की वैल्यू 0 होती है। बाकी ये दो इंटरचेंजेबल है, किसमें कुछ भी हो सकता है। मैं नेक्स्ट शीट देती हूँ आपको, थोड़ा सा और इलेबोरेट कर देते हैं कि जो px है और py है, इसकी वैल्यू -1 और इसकी वैल्यू +1 भी हो सकती है, या इसकी वैल्यू +1 और इसकी वैल्यू -1 भी हो सकती है। पर जो आपका pz है ना, इसकी वैल्यू m = 0 ही होगी, ये फिक्स है। और p में 3 सबशेल होते हैं। उसके बाद आ गया d सबशेल में चेक कर लो, और डम्बेल शेप ऐसे होती है, एक साइड प्लस और एक साइड माइनस। प्लस एंड माइनस में पहले ही बता चुकी हूँ ओवरलैपिंग में, बॉन्डिंग में, कि ये साइन ऑफ वेव फंक्शन होते हैं। तो डी सबशेल के केस में कितना आ जाएगा? m, l = 2 है तो m आ जाएगा -2 -1 0 +1 एंड +2। तो आपके पास 5 बॉक्सेस बनेंगे। ठीक है, अब इसमें नाम क्या है डी ऑर्बिटल्स के? डी ऑर्बिटल्स के नाम है dxy, dyz, dzx। इन 3 की शेप होती है डबल डम्बेल। थोड़ा सा इससे p में डिफरेंस है, ये इनकी लॉब इन बिटवीन द एक्सिस होती है 45 डिग्री पे। डी ऑर्बिटल के केस में ऑपोजिट लॉब पे सेम साइन होता है, ये भी मैं केमिकल बॉन्डिंग में बता चुकी हूँ। अगर आप इसमें ये इन बिटवीन द एक्सिस हैं सारे, ये x और ये y करोगे तो इसका नाम dxy है। आप ऑर्बिटल चेंज करोगे तो सेम बन जाएंगे yz/zx। एक ऑर्बिटल का नाम है dx² - y²। dx² - y² पे लॉब्स ऑन द एक्सिस होती हैं। y वाली माइनस कर लो, इसके आगे माइनस साइन है, और x वाली प्लस कर लो। अब एक ऑर्बिटल है dz²।
और डी जेड स्क्वायर के केस में प्लस प्लस और ये ऐसे बीच में माइनस होता है। तो ये 5 ऑर्बिटल हैं डी के। और बाकी यहाँ पे ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं इसको व्हाइट कलर से लिख देती हूँ। किसी के लिए वैल्यू नहीं है, पर जो आपका डी जेड स्क्वायर ऑर्बिटल है ना, उसके लिए एम की वैल्यू 0 होती है। इज दैट क्लियर? Yes, ma'am. एवरीबडी, इज दैट क्लियर? Yes, ma'am. तो इसका मतलब है कि हमने पी सीख लिया, उसके बाद एफ है, एफ को भी इसी पेज पे वाइंड अप कर देते हैं। एफ की शेप हाईली डिफ्यूज है, हम नहीं बनाएंगे। अब जैसे एल आपका, आप ले लो एफ ऑर्बिटल है ना, एफ मैम ऑर्बिटल डी एक्स के माइनस वाई स्क्वायर समझाना। मुझे ना सुनाई नहीं दिया, क्या कहा आपने? मैम डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का जो ऑर्बिटल स्ट्रक्चर है वो समझाना है। डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को एक बार फिर से बताऊं, ये कह रहे हो? यस मैम। अच्छा अच्छा। डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और बाकी वाले ऑर्बिटल्स में क्या डिफरेंस है? डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी जेड स्क्वायर में ना लॉब्स जो होती है वो इन बिटवीन द एक्सिस है। मतलब ना एक्स के ऊपर होंगी, ना वाई के, ना जेड के, उनके बीच में होंगी 45 डिग्री पे। और जो डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है ना, इसकी क्या स्पेशलिटी है? इसमें लॉब्स तो 4 ही होती हैं, और ये एक्सिस के ऊपर है। तो जो एक्स है, एक्स स्क्वायर है और जिसके आगे प्लस का साइन है, उसकी लॉब्स के दोनों साइन आप प्लस में लिखोगे, और दूसरे वाले को आप y कंसिडर करोगे, उसके दोनों साइन आप माइनस में लिखोगे, क्योंकि ये एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है। ठीक है, y अगर प्लस भी होता है, प्लस भी आंसर देता है, तो आगे माइनस होने से माइनस आ जाता है। ये बस मैंने ये बताया कि प्लस कहाँ डालना है, माइनस कहाँ डालना है। और इस केस में आप किसी पे भी प्लस या माइनस रख सकते हो, मैंने राइट पे रखा, आप लेफ्ट पे भी रख सकते हो। ठीक है। यस मैम। यस मैम। और एफ ऑर्बिटल के केस में L3 होता है, L3 है तो m की वैल्यू क्या होगी? -3 -2 -1 0 +1 +2 एंड +3। इसके बारे में आपसे कोई कुछ नहीं पूछेगा। इसमें होते हैं 7 ऑर्बिटल्स, और 7 ऑर्बिटल्स के बीच में होते हैं 14 इलेक्ट्रॉन। इसमें होते हैं 5 ऑर्बिटल, और 5 ऑर्बिटल के बीच में होते हैं 10 इलेक्ट्रॉन। पी में होते हैं 3 ऑर्बिटल, और 3 ऑर्बिटल के बीच में होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन। एस में होते हैं 1 ऑर्बिटल, 1 के बीच में 2 इलेक्ट्रॉन। तो दिस इज ऑल अबाउट द मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। ये हमें बताता है शेप्स क्या हैं ऑर्बिटल्स की। शेप आई कैसे ऑर्बिटल की? जब उसमें मैग्नेटिक फील्ड लगा तो इलेक्ट्रॉन कैसे कैसे घूम रहा है, कैसे कैसे पाथ ट्रेस कर रहा है, दैट इज कॉल्ड एज अ ऑर्बिटल। ठीक है। Yes, ma'am. अब जैसे एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, थेरेटिकली बता देती हूँ। बोहर ने किसके बारे में बात की थी? बोहर ने बात की थी ऑर्बिट के बारे में। ऑर्बिट एक 2D पिक्चर है और ऑर्बिटल एक 3D पिक्चर है। 3D पिक्चर मतलब ये रीजन इन द स्पेस है जहां पे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी को हम डिस्कस करते हैं। बोहर ने जो बात की थी वो पाथ की बात की थी। तो एक बात और याद रखना बच्चों, ये जो ऑर्बिटल का कॉन्सेप्ट है ना, ऑर्बिटल का कॉन्सेप्ट एक्चुअली में वेव कैरेक्टर है। वेव कैरेक्टर का कॉन्सेप्ट है। जो ऑर्बिट का कॉन्सेप्ट दिया था ना, ऑर्बिट का कॉन्सेप्ट था इलेक्ट्रॉन का कैसा कॉन्सेप्ट? ऑर्बिट पार्टिकल का। ठीक है, बाकी लास्ट वाला क्या है? लास्ट आपका स्पिन क्वांटम नंबर है। स्पिन क्वांटम नंबर के केस में इलेक्ट्रॉन की स्पिन क्या हो सकती है? इलेक्ट्रॉन ना कि सिर्फ न्यूक्लियस के अराउंड घूमता है, बट अपने अराउंड भी, अपनी स्पिन के अराउंड भी चक्कर लगाता है। मींस इट इज मूविंग लाइक, आप देखो कि ऐसे या ऐसे, या तो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। तो मैं और लिख देती हूँ, इट इज स्पिनिंग अराउंड इट्स ओन एक्सिस ऑल्सो। जैसे स्पिनिंग हैट होती है ना, किसी के अराउंड भी चक्कर लगा रही है, खुद भी अपने उस पर रोटेट कर रही है। तो +12 और -12, तो ये क्लॉकवाइज और काउंटर क्लॉकवाइज के अकॉर्डिंग होता है। इसमें आपको और लिखना होता है। हाँ, एक बात और यहाँ पे ये बात बतानी इंपॉर्टेंट है। जो +12 होता है ना, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन की अपवर्ड स्पिन, -12 इलेक्ट्रॉन की माइनस डाउनवर्ड स्पिन। जब इलेक्ट्रॉन की अपवर्ड स्पिन है तो दैट इज द डायरेक्शन, इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड, तो दिस इज मोर स्टेबल। इसलिए जब आपका इलेक्ट्रॉन पहला जाता है ना, वो हमेशा अपवर्ड स्पिन से जाता है, और ये उसके कंपैरेटिवली लेस स्टेबल है। मान लो आपको एनर्जी कैलकुलेट करने का कोई और मेथड नहीं मिल रहा, तो आप ये याद रखना कि जो ऊपर वाली स्पिन का इलेक्ट्रॉन होगा वो इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड है। अब जिस डायरेक्शन में नदी बह रही है, कोई रिवर चल रही है, उसके साथ चलना आसान है, उससे ऑपोजिट मुश्किल है। हाँ या ना? तो इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड आपका इलेक्ट्रॉन ज्यादा स्टेबल रहता है, ऑपोजिट में कम स्टेबल रहता है। तो दिस इज अ स्पिन क्वांटम नंबर। अब इसके 4 टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं क्वांटम नंबर के। मैं क्वेश्चन भी आपको रिप्रेजेंट कर देती हूँ। समझ में आ रहा है बेटा?
Yes, ma'am. Yes, पहले ma'am. टाइप का क्वेश्चन आ सकता है बहुत इजी, कि जैसे n इज इक्वल टू 3 है, इसके सारे क्वांटम नंबर की वैल्यू लिखो, तो बहुत आसान है। n 3 आएगा तो l क्या होगा, जल्दी जल्दी बोलो। 2 2 1 0। हाँ, 1 ये गलती नहीं 0. करनी है, n कभी भी l के बराबर नहीं होता बच्चा। n की वैल्यू हमेशा हमेशा l से ग्रेटर होती है, बड़ी कभी भी ना तो इक्वल होती है और ना ही n की वैल्यू लेस होती है इन कंपैरिजन टू l। l हमेशा छोटा रहेगा, ठीक है। तो m कितना आएगा, -2 -1 0 +1 2. +1। और s कितना रहेगा, +½ और -½ एक तो इस टाइप का क्वेश्चन है जो कि जेई में बहुत कम प्रोबेबिलिटी है पूछे। सेकंड इस टाइप का क्वेश्चन है कि जैसे उसने बोल दिया 3dz² या 2pz, इसके लिए सारे क्वांटम नंबर लिखो, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। और 3dz² के ऊपर 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया और 2pz के ऊपर 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया, चलो 2pz के ऊपर नहीं दिया मान लो, ठीक है, कि 2pz के ऊपर इलेक्ट्रॉन नहीं दिया, ऐसे दे दिया, मैंने एक में लिख दिया एक में नहीं लिखा, येलो कलर ले लेते हैं। अब n की वैल्यू बताना कितनी है इसमें, जल्दी। मैम 3. हाँ जी, तो l की वैल्यू बताओ। मैम 2 1 0. हाँ, नहीं 2 1 नहीं बोलनी है, अब क्यों नहीं बोलनी, क्योंकि उसने बोल दिया है ना d है, तो जब उसने d बोल दिया तो फिर आप 1 0 तो लिखोगे ही नहीं, क्योंकि 1 तो p के लिए होता है और 0 s के लिए होता है, तो l की वैल्यू यहाँ पे आएगी 2। m की वैल्यू बताओ। मैम 0. वेरी गुड, ये क्वेश्चन यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि dz² वो पूछ रहा है, एग्जामिनर भी स्मार्ट है, उसे भी पता है ना कि एक के लिए वैल्यू फिक्स है। तो बच्चा जी जब 3dz² उसने बोल दिया तो m की वैल्यू प्रेफरेबली 0 होगी और s की वैल्यू +½ बिल्कुल सही जाएगी, और +½ के अलावा उसने -½ भी लिखी है तो चल जाएगा, क्योंकि और है, उसने इतना स्टेबिलिटी कंस्ट्रेंट नहीं लिखा, नहीं तो मोस्ट रेलिवेंट आंसर +½ है। अब 2pz के लिए n कितना है 2, l कितना है 0, m इसके लिए भी कितना है 0। अब इसमें उसमें कुछ नहीं लिखा, तो इसमें लिखोगे +½ और -½ इसमें तो हमें पता लग गया था पहला इलेक्ट्रॉन है तो +½ से जाएगा, तो इसमें कुछ नहीं लिखा तो आप दोनों लिख सकते हो, ठीक है। ये सेकंड टाइप का क्वेश्चन है। थर्ड टाइप का क्वेश्चन क्वांटम नंबर में आ सकता है कि विच इज पॉसिबल विच इज नॉट पॉसिबल। कैन आई शेयर द स्लाइड? Yes, ma'am. अच्छा चलो, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया बेटा आपका, वट एवर यू कॉल इट एज द विच इज नॉट पॉसिबल। नॉट पॉसिबल, तो मैं आपको नॉट पॉसिबल वाले ही गेम्स करा देती हूँ, क्या क्या पूछता है वो। जैसे उसने बोल दिया n इज इक्वल टू 3 है, l इज इक्वल टू 3 है, m इज इक्वल टू 0 है, s इज इक्वल टू ½ है, तो ये नॉट पॉसिबल है। क्यों नॉट पॉसिबल है, सबको नजर आ रहा है कि n और l बराबर है, n भी 3 है और l भी 3 है, तो ये कभी भी नहीं हो सकता, ये गलत है। या उसने बोल दिया n इज इक्वल टू 3, l इज इक्वल टू 2, यहाँ तक तो ठीक कर दिया, m को फिर से -3 लिख दिया, s इज इक्वल टू +½ ये भी नॉट पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि m की वैल्यू या तो बराबर होगी l से या उससे छोटी होगी, ठीक है, तो ये भी गलत है, ठीक है। m की वैल्यू या तो इसके बराबर होगी या उससे लेस देन होगी, बड़ी कभी नहीं हो सकती, ये भी नॉट पॉसिबल है। या उसने कुछ ऐसा लिख दिया n इज इक्वल टू 3, ये भी सही कर दिया, l इज इक्वल टू 2 ये भी सही कर दिया, m इज इक्वल टू 0 ये भी सही कर दिया, पर s की वैल्यू 1 लिख दी, वो भी गलत है, क्योंकि s की वैल्यू या तो +½ होगी या -½ होगी, तो ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो अब कर लोगे क्वांटम नंबर का क्वेश्चन, बताओ, सबसे आसान है ये। Yes, ma'am. चलो, तो अब हम ले लेते हैं प्रिंसिपल्स रिलेटेड टू इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस। द प्रिंसिपल रिलेटेड, इसमें इतने क्वेश्चन बनते हैं बस? हाँ जी, क्वांटम नंबर में 3 या 4 टाइप का क्वेश्चन आता है, जिसमें नॉट पॉसिबल वाला दे देता है, किसी के लिए पूछ लेता है क्या इंफॉर्मेशन कन्वेड आती है। वो थ्योरेटिकल मैंने पहले बता दिया था, इसलिए मैंने नहीं बोला दोबारा, कि वो शेप कौन बताता है, ऑर्बिटल्स कौन बताता है, एंगुलर मोमेंटम कैसे कैलकुलेट करेंगे। एक और फार्मूला छूट गया, वो यहाँ पे और लिख देती हूँ। अगर वो पूछ ले नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन द गिवन शेल, मैंने सब शेल वाला फॉर्मूला लिखाया था 2l+1, शेल में पूछ ले तो n², और अगर इलेक्ट्रॉन्स पूछ ले तो 2n², ठीक है। ये शेल के कॉरेस्पॉन्डिंग फार्मूले हैं। तो एक बार मैं फिर से डिक्टेट कर देती हूँ, मैंने अभी तक 4 सेट ऑफ फॉर्मूलाज लिखा है। पहला, नंबर ऑफ सब शेल्स इन अ गिवन शेल n, दूसरा नंबर ऑफ सब शेल्स n-1 to 0, number of orbitals 2l+1 in the given subshell, electrons 4l+2, और शेल में है तो n² और 2n², ठीक है। अगर इसको किसी को फॉर्मूले नहीं भी आते ना, तो जैसी कैलकुलेशन करिए उससे भी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। डन? Yes, ma'am.
द प्रिंसिपल रिलेटेड टू इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मतलब है कि आप इलेक्ट्रॉन्स कैसे रख रहे हो। तो पहला प्रिंसिपल है बेटा इसमें, जैसे हो गया आपका अफबाउस प्रिंसिपल। क्या कहता है अफबाउस प्रिंसिपल, मुझे जल्दी जल्दी बताओ, बहुत टाइम नहीं हम लगाएंगे इस पे। सब बच्चों को पता है कि इलेक्ट्रॉन एंटर्स इन द लोअर एनर्जी फर्स्ट, यस मैम। है ना। इलेक्ट्रॉन एंटर्स इनटू द लोअर एनर्जी सबशेल फर्स्ट, देन गोज इनटू द हायर एनर्जी। और एनर्जी ऑर्डर वो इतना टाइम भी तुम्हारे पास पेपर में होगा कि 1s 2s 2p 3s 3p लिखो, उस पे लाइंस मार लो, हेड टेल मिला लो, पता है ना आपको, वो पैटर्न एनसीईआरटी में बना हुआ है। यस मैम। तो इतना ये पेपर में टाइम नहीं होगा, फटाफट से ऐसे ही लिख लेना है, करना है अच्छे से। 1s के बाद 2s होगा, फिर 2p होगा, बताओ मुझे उसके बाद क्या होता है, जल्दी जल्दी। 3s 3p 3d। नहीं 3d नहीं होता बेटा, यही तो यहाँ ध्यान में रखने वाली बात है। 3s और 3p के बाद 3d की एनर्जी ज्यादा हो जाती है, तो 4s पहले फिल होता है, फिर 3d आता है। 4s के बाद क्या आना था, 4p। फिर जब 4d की बारी आएगी 5s पहले फिल हो जाएगा, फिर 4p। फिर जब 4d की बारी आएगी फिर 5s हो गया। अच्छा तो यहाँ पे आएगा तुम्हारा 5s आ गया ना। आप देखो 5 क्या ऑर्बिटल बचे। हाँ जी, नहीं 5s के बाद 5p नहीं आएगा, इसका जो पेंडिंग वाला था आएगा, 4d है। ठीक है, और क्या है हमारे पास, 4f भी है। 4, अच्छा आप देखो ना, 1 में तो 1s ही होता है, 2 में 2s और 2p होता है, 3 में 3s और 3p होता है, और 3d होता है। एक एक प्लस नहीं हो ही जा रहा है, पहले 1 में 1 था, 2 में 2 हो गए, 3 में 3 हो गए, तो वो जो 3d था वो 4s के बाद भरा गया। और 4 में तो 4 हो जाते हैं ना, 4 में 4s है, 4s के बाद 3d आ गया, 3d के बाद हमने भरा 4p। अब 5s, 5s के बाद 4d। ठीक है, 4d के बाद हमारे पास और क्या है, बताओ क्या आएगा फिर। 4f 4f यहाँ पे नहीं भरा जाता बेटे, वो 4p आया, 5p आया, 5p के बाद 6s, 6s के बाद 4f, फिर आता है 5d, और फिर आता है 6p और 7s। ये सीक्वेंस ना अभी तो मैंने लिख दिया है, अभी मैं आपको एक ट्रिक देती हूँ कि अगर आपको कहीं पे प्रॉब्लम हो जाए कि किसको पहले लिखना है किसको बाद में, तो उससे आप सॉल्व कर लो। अभी मैं इसको एक बार फिर समझा देती हूँ व्हाइट कलर देके। 1 में सिर्फ 1s ही होता है, तो सबसे पहले भरा जाएगा। 2 में 2s और 2p होते हैं, 3 में 3s और 3p। यहाँ तक तो प्रोग्राम बिल्कुल सेट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 3p के बाद बच्चा जी 3d आता है, पर हर वाले d की फिलिंग हम उससे नेक्स्ट वाले s के बाद करेंगे, क्योंकि d की एनर्जी हाई हो जाती है। वो सब क्यों होता है वो मैं आपको पी ब्लॉक में पढ़ाऊंगी जब पीरियोडिसिटी करेंगे। तो उसके बाद 4s आया, 4s के बाद 3d आया। अब ठीक है, 4 की लाइन चल रही है, तो 4 में तो 4 होते हैं, 4p भी होता है, 4d भी होता है, 4f भी होता है, तो p तो यहीं पे सेट हो गया। अब d नेक्स्ट के s के बाद आएगा, 5 का 5p आ गया। f इसमें बहुत दूर जाके आता है, 6s के बाद पहले 4f आता है, फिर 5d आता है, फिर 6p, फिर 7s, बस इतने के बाद ये सिमट जाता है। मान लो किसी को कोई कंफ्यूजन होगी, जैसे एक बच्चे ने मुझे बोला था कि मैडम 4f लिख दो यहाँ पे। ठीक है, उसके लिए ये कैसे चेक करना है मैं बताती हूँ। ये लाइन कर लोगे ना लर्न? यस मैम। ठीक है, नहीं तो आप, अगर आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है तो वो आप बना के कर लेना, क्योंकि टाइम ज्यादा लगना बेटर है गलत करने से, अगर किसी को ये नहीं है समझ में आता है तो। अदरवाइज मैं आपको एक ट्रिक दे देती हूँ जिससे आपका काम चल जाएगा कि किसको आगे भरना है किसको बाद में। एक रूल है जिसे हम बोलते हैं केमिस्ट्री में बोहर बरीज रूल। देखो बोहर बरीज रूल बहुत आसान रूल है, और इसको कई बार ना बुक्स n+l रूल भी लिख देती है। ये रूल इतना आसान है ना कि जिसकी n+l की वैल्यू हाई है, ठीक है, इसका मतलब है उसकी एनर्जी भी हाई है। ठीक है, जिसकी n+l की वैल्यू लो है, इसका मतलब हो गया उसकी एनर्जी भी लो है। अब मान लो किसी बच्चे को कंफ्यूजन हो गया 4f में और 5d में कि किसकी एनर्जी ज्यादा है, तो पहले तो आप इनकी n वैल्यू देखो, 4 है 5 है, फिर आप इसकी l वैल्यू देखो, 3 है 2 है, फिर इसका प्लस करो, कितना आ गया 7 और 7। अब इसमें सेम आ गया ना। अब इसमें देखो लो n किसका है, 4f। 4f का। तो जिसका लो n है तो उसकी होगी लो एनर्जी, जैसे ये, और इसकी होगी
हाई एनर्जी, क्योंकि इसके केस में है हाई एन या लार्ज एन, ठीक है, हाई एन वैल्यू, ठीक है, या लार्ज एन वैल्यू। तो अगर आपको 4f और 5d की फीलिंग में कंफ्यूजन है तो 4f पहले भरोगे, इसकी एनर्जी कम है, और उसके बाद किसको भरोगे, 5d को। अब मान लो तुम्हें कंफ्यूजन आ गया, किस में आ गया, तुम जैसे बोल रहे थे, येलो कलर ले लेती हूँ, तुम बोल रहे थे कि मैडम हमें कंफ्यूजन है डी में, है ना, डी का भी वो ले लो ऑर्बिट, 3d और 4s, 3d और 4s चेक कर लो, 3, 4, 2 और 0। तो यहाँ पे n प्लस एल वैल्यू आ गई 5, यहाँ पे n प्लस वैल्यू आ गई 4। तो किसकी एनर्जी कम है बताओ मुझे, 4s 4s की एनर्जी कम है, 3d की ज्यादा, इसलिए 4s को पहले भरोगे फील्ड फर्स्ट। तो जब भी कहा उस लाइन में कंफ्यूजन होना, मान लो क्रॉस लगा के भी गलत आता है, तो ये रूल यूज कर लेना, जिसमें n प्लस एल ज्यादा है उसकी एनर्जी ज्यादा होती है, जिसमें n प्लस एल कम है उसकी एनर्जी कम होती है, अगर दोनों की सेम आ जाए उसकी n वैल्यू कम है उसकी एनर्जी कम होती है। डन। yes ma'am चलो, उसके बाद आपके पास टॉपिक बन जाएगा आपका योर पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। क्या कहता है बेटा पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल? पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल कहता है कि एन ऑर्बिटल कैन accommodate maximum of 2 electrons, that too with the opposite spin, 2 electrons, and that too would be of opposite स्पिन। एक ऑर्बिटल में टोटल 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, उनकी स्पिन अपोजिट होगी। या इसकी दूसरी स्टेटमेंट है, नो 2 इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम can have the same value of all the quantum numbers, can have the same value of all the क्वांटम नंबर। कोई भी 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे नहीं है जिसकी सारे क्वांटम नंबर्स की वैल्यू सेम हो। आप करके देख लो, मान लो इसमें 2s है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, तो n1 और n2 दोनों के लिए चेक कर लो, L1 L2 दोनों के लिए चेक कर लो, M1 M2 दोनों के लिए चेक कर लो, S चेक कर लो। N तो दोनों के लिए 2 है, L दोनों के लिए 0 है, M दोनों के लिए 0 है, पर S एक के लिए प्लस हाफ होगा और दूसरे के लिए क्या होगा, माइनस हाफ। तो इलेक्ट्रॉन्स का स्पेक्ट्रा एक तरह से फिंगरप्रिंट होता है, क्योंकि हर कोई इलेक्ट्रॉन दूसरे से डिफरेंट है, ठीक है ना। तो पूरे एटम में कोई भी 2 इलेक्ट्रॉन आपके पास ऐसे देखो ये क्या होता है, क्वांटम नंबर एक तरह से एड्रेस होते हैं किसी इलेक्ट्रॉन को, अगर आप एटम में ढूंढना चाहते हो तो ये ऐसा एड्रेस है, कोई भी एक इलेक्ट्रॉन का ये 4 डिजिट का एक कोड है ना, NLMS, ये सेम नहीं होता है, कोई ना कोई क्वांटम नंबर उसमें डिफरेंट होगा ही होगा। तो ये है पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। अगर इसे दूसरी सेंस में पढ़े तो एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं, उनकी स्पिन अपोजिट होती है। Is that clear? Pauli's exclusion principle. yes ma'am तो next है Hund's rule of maximum multiplicity. तो बेटा रिगार्डिंग द Hund's rule of maximum multiplicity ये क्या कहता है? ये क्या कहता है, इलेक्ट्रॉन पेयरिंग इज नॉट पॉसिबल, इलेक्ट्रॉन पेयरिंग इज नॉट पॉसिबल unless each orbital is singly filled, unless each orbital is singly filled। जब तक हर कोई ऑर्बिटल सिंगल फिल नहीं होता तब तक उसमें पेयरिंग नहीं करना है। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव टू शिफ्ट द स्लाइड। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने पी में 3 इलेक्ट्रॉन रखने हैं, तो अगर कोई बच्चा पी में 3 इलेक्ट्रॉन ऐसे रख के आता है ना, तो ये गलत अरेंजमेंट है। अगर पी में 4 इलेक्ट्रॉन रखने हैं, अगर आप पी में ऐसे 4 इलेक्ट्रॉन रख के आते हो ना, तो ये गलत है। अगर आपको पी में 2 इलेक्ट्रॉन रखने हैं और आप ऐसे रख के आते हो तो ये गलत है। तो कैसे सही है, पी में कितने भी इलेक्ट्रॉन जाएगा ना, पैसे ऐसे जाएंगे, पहले तो एक एक जाएगा, मतलब पेयरिंग तब तक नहीं करनी है जब तक सिंगली फिल्ड ना हो। तो ये P3 ऐसे लिखा जाएगा, P2 कैसे लिखा जाएगा, P2 ऐसे लिखा जाएगा,
पी उसने क्या लगाया था, 4 लगाया था ना, तो P4 कैसे लिखा जाएगा, पहले सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन रखेंगे फिर पेयरिंग। ठीक है, तो P5 कैसे लिखा जाएगा, फिर अगले में पेयर, फिर अगले में पेयर। 5 6 में तो खैर प्रॉब्लम ही नहीं है, तो सेम ही आंसर आता है। तो दिस इज एक्चुअली द हंट्स रूल कि सबसे पहले इलेक्ट्रॉन कैसे जाएगा, सबसे पहले आपका इलेक्ट्रॉन जाएगा सिंगल सिंगल, उसके बाद होगा पेयरिंग। तो इज दैट क्लियर, इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? No, ma'am. चलो, उसके बाद एक छोटा सा टॉपिक है श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। सुना हुआ है आप लोगों ने? यस मैम। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन एक्चुअली में वो लेटेस्ट मॉडल है जो आजकल माना जाता है, वैसे तो ये भी 1932 का है, कोई आजकल की बात नहीं है। तो इरविन श्रोडिंगर है साइंटिस्ट का नाम। ये एक इक्वेशन है, या इरविन श्रोडिंगर ने क्या किया था, दैट डिस्क्राइब्स द बिहेवियर ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, describes the behavior of electron in the terms of wave, in the terms of wave around the nucleus। इसने क्या किया, न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन का बिहेवियर एक वेव की फॉर्म में देखा। अगर एक इलेक्ट्रॉन वेव है तो ऐसे चलेगा, मैंने आपको पहले भी बताया था। और ये वाला पोर्शन जो है दैट इज कॉल्ड एज अ एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रॉन वेव। उस एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रॉन वेव को इसने क्या लिखा, साई लिखा, PSI। ठीक है, पी से नहीं बोलना है इसको, ये साई है। और इसका दूसरा नाम है वेव फंक्शन। इज दैट क्लियर? अब उसने ये इक्वेशन क्या दी, कैन आई शेयर दिस स्लाइड? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, give me 1 minute. Okay, have you done this one above 1? अरे ये क्लियर है आप वाला बेटा? Yes, ma'am. अच्छा अच्छा, चलो ठीक है, थैंक यू। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे, इसमें लेंगे एक इक्वेशन है, इक्वेशन आप अपनी कॉपी पे नोट कर लेना। कर्ल स्क्वायर साई बाय कर्ल एक्स स्क्वायर प्लस कर्ल स्क्वायर साई बाय कर्ल वाई स्क्वायर प्लस कर्ल स्क्वायर साई बाय कर्ल जेड स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर m अपॉन h स्क्वायर e माइनस v into psi is equal to 0. This is a equation. Okay, this is a equation. अब इस equation में कर्ल स्क्वायर बाय कर्ल एक्स स्क्वायर क्या है, ये है सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। अगला आ जाएगा विद रिस्पेक्ट टू y, अगला आ जाएगा विद रिस्पेक्ट टू z। m है इसमें मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, h है इसमें प्लैंक्स कांस्टेंट, E है इसमें टोटल एनर्जी, V है इसमें पोटेंशियल एनर्जी। तो ये है श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। और जो इस श्रोडिंगर वेव इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा ना, सॉल्यूशन ऑफ द श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, वो आपको देगा आंसर साई का। और साई का जब स्क्वायर करोगे वो आपको देगा प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट विल गिव अस द प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। और प्रोबेबिलिटी पिक्चर को ही हम बोलते हैं आजकल की डेट में ऑर्बिटल। तो बेसिकली श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से हमें क्या मिल रहा है, इलेक्ट्रॉन्स का ऑर्बिटल मिल रहा है जिसमें वो प्रेजेंट है। ठीक है, इसको आप नोट कर लो। ओके, चलो, जैसे इसमें है नेक्स्ट कि वो आपको पूछ सकता है कि श्रोडिंगर वेव इक्वेशन हमें क्या देती है, वो कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्बिटल देती है और सिग्निफिकेंस क्या है जाई की, इसमें ये पूछ लेते हैं। सिग्निफिकेंस ऑफ साई एंड साई स्क्वायर। साई की तो है नो सिग्निफिकेंस, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इतना छोटा है कि इतने छोटे इलेक्ट्रॉन के एम्पलीट्यूड से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता।
और साई स्क्वायर हमें देती है प्रोबेबिलिटी। इसकी सिग्निफिकेंस है, इट इज गिविंग अस द प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि at that point in the space। ठीक है, और इसको बोलते हैं हम कंसेप्ट ऑफ ऑर्बिटल। अब साई के सारे आंसर रियल नहीं होते, साई के कुछ आंसर हमारे पास इमेजिनरी भी आते हैं या रियल कुछ आते हैं। तो साई के जो एक्सेप्टेबल आंसर हैं, जो रियल वैल्यूज हैं, उसे हम बोलते हैं आइगन फंक्शंस। उनको सॉल्व करके जो एनर्जी मिलती है वो होती है आइगन वैल्यूज, आइगन वैल्यूज ऑफ एनर्जी। और वो हमें कैसी मिलती है? मान लो साई का कोई आंसर आ गया इमेजिनरी, जैसे 3 + 4 आयोटा। आयोटा समझते हो बेटा? यस मैम। मान लो साई का कोई ऐसा आंसर आ गया, तो हम इसका स्केयर करेंगे तो उसमें भी इमेजिनरी आ जाएगा। तो इसमें कैसे पता लगेगा कि इलेक्ट्रॉन कहाँ पे है? तो हम क्या करेंगे, साई का कॉम्प्लेक्स कंजुगेट कर लेंगे, जिसमें आयोटा का साइन माइनस ले लेंगे। हाँ, तो ये आ जाएगा 3 - 4 आयोटा। फिर हम स्क्वायर करने की बजाय ना साई इंटू साई स्टार कर लेते हैं, जिसमें आ जाएगा 3² - 4 आयोटा स्क्वायर। 3² 9 हो गया, 4 आयोटा स्क्वायर 16 आयोटा स्क्वायर हो गया, माइनस आयोटा स्क्वायर -1 हो गया, तो 25। तो 25 एक रियल आंसर आ गया या नहीं आ गया? ठीक है, Yes. तो इसका मतलब है प्रोबेबिलिटी निकालने के दो फार्मूले हैं, या तो साई स्टार कर दो अगर कॉम्प्लेक्स आता है, या अगर रियल आंसर है तो साई स्क्वायर कर दो। जहां पे साई स्क्वायर की वैल्यू 0 आ गई उसे हम क्या बोलते हैं? ये क्या है? नॉड। तो नॉड जहां पे भी निकालनी आए आप उसको साई स्टार को या साई स्क्वायर को 0 कर सकते हो। इज दैट क्लियर? Yes, ma'am. तो इसके साथ हमारा एटॉमिक स्ट्रक्चर क्लियर हो गया, डन। कल को हो जाना था तो आज हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर पाते, अब थोड़ा ही इंट्रो होगा। तो इज दैट डन? मैं नेक्स्ट स्लाइड करूं अगर आपको इसमें से कुछ और नहीं लिखना है तो। Yes, ma'am. चलो मैं थोड़ा सा ना टर्मिनोलॉजी वाला पोर्शन ले लेती हूँ हमारे थर्मोडायनामिक्स का। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर का आपको टेस्ट होगा इस वीक में। थर्मोडायनामिक्स की थोड़ी सी डिस्कशन हम आज स्टार्ट कर देते हैं। बच्चा, ये फिजिकल केमिस्ट्री का चैप्टर है। पहले तो थर्मोडायनामिक्स आता है तो आप बाकी फिजिकल की बात कर सकते हो, इसी से आपको सारी नॉलेज होगी कि रिएक्शंस कैसे चलता है, क्यों नहीं चलता, दिस एंड दैट। तो थर्मोडायनामिक्स 2 वर्ड्स से बना है, एक है इसमें थर्मो और दूसरा है उसमें डायनामिक्स। थर्मो का मतलब होता है हीट, डायनामिक का मतलब होता है चेंजेस। तो थर्मोडायनामिक्स आपके पास क्या है? थर्मोडायनामिक्स आपके पास वो ब्रांच है केमिस्ट्री की that deals with the heat changes, that deals with the heat changes। तो that means ये एक ऐसा चैप्टर हमारे पास होगा जिसमें ना प्रोडक्ट की हम बात नहीं करेंगे, where the product is not important। किसी रिएक्शन में कितना हीट चेंज हुआ है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो दैट इज कॉल्ड एज अ थर्मोडायनामिक्स। अब थर्मोडायनामिक्स ना जितना भी है वो पूरा ह्यूमन एक्सपीरियंस पे बेस्ड है, इसमें कुछ भी एक्सपेरिमेंटल नहीं है। या जो भी आप ऐसा बोल लो कि थर्मोडायनामिक्स के जितने भी लॉ हैं उस पे जितना भी काम किया गया अभी तक उसमें कुछ भी ऐसा फेलियर नहीं आया है। मतलब दिस इज प्योरली बेस्ड अपॉन द, हाँ कुछ लिमिटेशंस जरूर हैं जो नेक्स्ट लॉ आगे जाके ओवरकम करता है। तो ये प्योरली ह्यूमन एक्सपीरियंस के बेस पे है। ठीक है, तो अब थर्मोडायनामिक्स में जो हम स्टडी कर रहे हैं, जो हम यू कैन से हीट स्टडी कर रहे हैं कि कितनी हीट निकल रही है, कितनी अब्सॉर्ब हो रही है, अब वो कहाँ पे कर रहे हैं? हमारे पास है क्या? टोटल पोर्शन। टोटल पोर्शन तो बच्चा यूनिवर्स ही है। अब यूनिवर्स को हमने क्या कर लिया ना, 2 पोर्शन में डिवाइड कर लिया। एक हमने उसमें से सिस्टम मान लिया, एक हमने से उसमें से क्या मान लिया? सराउंडिंग्स मान लिया। अब बच्चा जो तो है सिस्टम वो तो है हमारा पार्ट ऑफ स्टडी। पार्ट ऑफ स्टडी का मतलब है बच्चा जिसपे हम काम कर रहे हैं, जिसपे हम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, जिसके ऊपर हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। मान लो मैं इस पेन से पढ़ा रही हूँ या मैं इस बोर्ड का यूज कर रही हूँ, तो मैं देख रही हूँ मेरे पेन से कितनी इंक से लिखा जा रहा है, कितना इसमें पेजेस का कंजप्शन हो रहा है बोर्ड पे, तो वो सिस्टम है। मैं एक ग्लास ऑफ वाटर पे कुछ एक्सपेरिमेंट कर रही हूँ तो वो वाटर का ग्लास मेरे लिए क्या है? एक सिस्टम है। अब उसको छोड़ के बाकी जो रेस्ट ऑफ द पोर्शन है, देखो सराउंडिंग की तो कोई डेफिनेशन ही नहीं है, कितना वास्ट है यूनिवर्स आपको पता ही है। रेस्ट ऑफ द पोर्शन
एक्सेप्ट सिस्टम यूनिवर्स का, उसको क्या बोलेंगे हम, बताओ तो, व्हाट इज दैट? Yes, surrounding. Rest of the portion of the system that is rest of the portion of the universe which is not a part of our system that is called as a surrounding. ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, सराउंडिंग. अब इनके बीच में एक हमारे पास है बाउंड्री. देखो बेटा, बाउंड्री क्या है? बाउंड्री रियल भी हो सकती है और इमेजिनरी भी हो सकती है. पहली बात तो ये याद रखो, इट कैन बी रियल और इट कैन बी इमेजिनरी. अगर तो आपका जो सिस्टम है एंड द सराउंडिंग, उनमें कोई रियल बाउंड्री आपको नजर आ रही है, फिजिकल, तो आपको वहां पे बाउंड्री दिखेगी. जैसे मैंने अभी वाटर पे एक्सपेरिमेंट किया, ये मेरे पास वाटर है, ठीक है, ये मैंने वाटर पे एक्सपेरिमेंट किया, तो वाटर मेरे लिए सिस्टम हो गया. बाहर वाला पोर्शन मेरे लिए क्या हो गया, सराउंडिंग हो गया. तो बताओ बीकर मेरे लिए क्या है? बीकर क्या है बच्चा? सिस्टम. Boundary. बाउंड्री. सिस्टम नहीं है, क्योंकि मैं एक्सपेरिमेंट बीकर पे नहीं कर रही हूँ, मैं बीकर के कंटेंट पे कर रही हूँ, वाटर पे. अब अगर मैं दूसरी तरीके से बोलूं, अगर मैं एक एक्सपेरिमेंट इस बीकर के साथ कर रही हूँ तो मुझे वो बाउंड्री विजिबल नहीं होगी. तो सिस्टम एंड सराउंडिंग को आप डिफरेंशिएट कर भी सकते हो विद द हेल्प ऑफ फिजिकल बाउंड्री, और कई बार नहीं भी कर सकते हो. और सराउंडिंग बहुत वास्ट है प्रोसीजर. तो इसको अभी स्टार्ट ही करते हैं. नेक्स्ट क्लास में डिटेल में पढ़ेंगे कि सिस्टम और सराउंडिंग में किस तरह से एनर्जी का देन लेन होता है, कौन कौन से तरीके हैं, वर्क को कैसे लिखते हैं, एनर्जी को कैसे लिखते हैं, दिस एंड दैट. तो इज दैट क्लियर? अभी आप एटॉमिक स्ट्रक्चर को अच्छे से पढ़िए, ठीक है. इस चैप्टर को हम कल से देखते हैं. Yes, ma'am. चलो, दिस इज ऑल फॉर टुडे एंड रेस्ट विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट क्लास. Thank you. Thank you, ma'am. थैंक यू बेटा. Thank you, ma'am. थैंक यू बच्चा.